गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, जैसा आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, आज जो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे आयन विनिमय चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम में आने लायक प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारे प्रश्न है ये अर्धवार्षिक एग्जाम और वार्षिक एग्जाम दोनों के लिए इंपोर्टेंट है। दोनों में इनके अलावा आपको कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चंस की क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हैं तो अपने नए दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो आपको वास्तविक रूप से पसंद आई क्योंकि काफी इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। पूरा चैप्टर क्लियर है आपका क्वेश्चनों से। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं सभी तरह के वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आयन किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो इस चैप्टर से बन सकता है वो यही है, आयन किसे कहते हैं। तो आयन किसे कहेंगे? जब किसी तत्व पर आवेश पाया जाता है। क्या होता है? जब किसी तत्व पर आवेश उपस्थित होता है। जब किसी तत्व पर आवेश उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आयन। जैसे मैं अगर बात करूं क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक तत्व है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तब ये क्या बन गया? Cl-। अब इस पर क्या आ गया? माइनस का आवेश आ गया। तो ये क्या हुआ? ये तो हुआ आयन, और ये क्या हुआ? तत्व। तो जब किसी तत्व पर आवेश उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपन आयन कहते हैं। एक और चीज बता दूं, यहाँ कौन सा आवेश है? यहाँ ऋणावेश है, क्योंकि माइनस का चार्ज है। तो कौन सा आवेश है? ऋणावेश है। पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। आयन किसे कहते हैं? तो जब भी किसी तत्व पर आवेश उपस्थित होगा तब उसे हम क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है अपना, आयन विनिमय किसे कहते हैं। अब आयन विनिमय क्या है? आयन तो हमारे समझ में आ गया, लेकिन आयन विनिमय क्या है तो मैं आपको बता दूं, विनिमयशील अथवा ठोस प्रावस्था में। ये दो बातें याद रखना, विनिमयशील या ठोस प्रावस्था, ठोस रूप में या विनिमयशील प्रावस्था में। विनिमयशील या ठोस प्रावस्था में समान प्रकार के आयनों का परस्पर अधिशोषण क्या कहलाता है? आयन विनिमय कहलाता है। ध्यान रखना, मैं अब आपको इंपोर्टेंट चीज बताने वाला हूं। विनिमयशील का मतलब क्या हुआ? द्रव प्रावस्था। ठोस का मतलब ठोस हुआ। विनिमयशील या द्रव प्रावस्था में समान प्रकार के आयन जब एक दूसरे के ऊपर आकर के चिपक जाते हैं, वो चिपकने के लिए अधिशोषण, और उसी को हम क्या कहेंगे? आयन विनिमय कहेंगे। क्लियर हो गया? विनिमयशील या ठोस प्रावस्था में समान प्रकार के आयनों का पारस्परिक अधिशोषण क्या कहलाता है? तो वो आयन विनिमय कहलाता है। दो प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? आयन विनिमय एक खाली जगह प्रक्रम है। अब आयन विनिमय किस प्रकार का प्रक्रम होता है आपको पूछा जा सकता है। अगर हम आयन विनिमय की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, आयन विनिमय किस प्रकार का प्रक्रम है? आयन विनिमय उत्क्रमणीय प्रक्रम है। क्या है? उत्क्रमणीय प्रक्रम। ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में। आयन विनिमय खाली जगह प्रक्रम है तो किस प्रकार का प्रक्रम होगा? वो उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं, आयन विनिमय कितने प्रकार का होता है? सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। अगर मैं आयन विनिमय की बात करूं तो आयन विनिमय कितने प्रकार का है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा? एक तो ऋणायन विनिमय और एक धनायन विनिमय। कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। आप लिख सकते हो कोष्टक में, एक तो धनायन विनिमय, और दूसरी में अगर बात करूं तो ऋणायन विनिमय।
विनिमय। आयन विनिमय कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का, धनायन विनिमय और अगर मैं बात करूं तो ऋणायन विनिमय। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, ऋणायन विनिमय को खाली जगह भी कहा जाता है। ऋणायन विनिमय को दूसरे हम किस नाम से जानते हैं? सभी को पता है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। ऋणायन विनिमय को हम क्या कहेंगे? तो ऋणायन विनिमय को कहा जाएगा स्टूडेंट अम्ल विनिमय। ऋणायन विनिमय को क्या कहा जाता है? ऋणायन विनिमय को अम्ल विनिमय भी कहा जाता है। ऋणायन विनिमय को हम क्या कहते हैं? अम्ल विनिमय कहते हैं। ये पहले हमारे 5 क्वेश्चन हो गए, पांचों क्वेश्चन आपको कंप्लीट होंगे। बहुत बेसिक से मैंने उठाए हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन है ये पांचों क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट अगले प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर आपको जरूर करना है, क्योंकि इन वीडियो के पीछे आपको लगता है कि 20 मिनट की वीडियो है, हमारी 20 मिनट की वीडियो के पीछे 4-5 घंटे की मेहनत होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला प्रश्न अगले पॉइंट से ले लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मृदा में धनायनों का प्रतिस्थापन किसके मध्य होता है? वाह, ये क्वेश्चन रियल में काफी अच्छा है। आपसे पूछा जा सकता है कि मृदा में धनायनों का जो प्रतिस्थापन है वो किसके मध्य होता है? अगर हम धनायनों के प्रतिस्थापन की बात करें तो किस किस के मध्य होगा? वो होगा आपका मृतिका और ह्यूमस के मध्य, मृतिका व ह्यूमस के मध्य। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मृदा में धनायनों का प्रतिस्थापन किसके मध्य होगा, तो मृतिका और ह्यूमस दोनों के मध्य में क्या होता है? मिट्टी के अंदर धनायनों का प्रतिस्थापन होता है। अगला है हमारा धनायन विनिमय क्षमता किसे कहते हैं? धनायन विनिमय क्षमता, और धनायन विनिमय क्षमता को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? सीईसी। क्या कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में? सीईसी कहा जाता है। अब आपको क्या पूछा गया है? धनायन विनिमय क्षमता की परिभाषा पूछी गई है। बिल्कुल सरल है। सरल क्या है मैं बता देता हूं आपको। धनायन विनिमय क्षमता क्या होगी? 1 किलोग्राम मृदा में, 1 किलोग्राम मृदा में उपस्थित धनायनों की कुल मात्रा क्या कहलाती है? किसी मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। आप लोगों को बेसिकली पता चल गया धनायन विनिमय क्षमता क्या है। 1 किलोग्राम मिट्टी में जितने धनायन पाए जाएंगे उन धनायनों की मात्रा क्या कहलाएगी? धनायन विनिमय क्षमता कहलाएगी। अब ये धनायन क्या हो सकते हैं? ये धनायन हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये धनायन एल्यूमिनियम भी हो सकता है, ये धनायन आयरन भी हो सकता है, ये धनायन जिंक भी हो सकता है, ये धनायन सोडियम भी हो सकता है, ये धनायन कैल्शियम भी हो सकता है। यानी मृदा में 1 किलोग्राम मिट्टी में जितने धनायन उपस्थित होते हैं उनकी कुल मात्रा क्या कहलाती है? तो धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है हमारा, धनायन विनिमय क्षमता की इकाई लिखिए। धनायन विनिमय क्षमता की इकाई क्या है? तो जनरली अगर मैं धनायन विनिमय क्षमता की इकाई की बात करूं तो क्या होगी? इसकी इकाई होगी सेंटीमोल प्रति किलोग्राम प्रति किग्रा। क्या होती है? सेंटीमोल प्रति किग्रा होती है। और इसको हम किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं? हम ऐसे पढ़ सकते हैं सी मोल प्रति केजी, ऐसे भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। वैसे इकाई क्या होगी? सेंटीमोल प्रति किग्रा होगी। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करूं, अगला प्रश्न है ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? सभी को आंसर पता होगा, और पता है तो कमेंट करना। ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? जितने लोगों को पहले से पता हो कमेंट करके जाना, ठीक है। अगर हम ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता की बात करें कितनी होती है, ये होगी आपकी 150 से लेकर के 300 सेंटीमोल प्रति किग्रा। 150 से लेकर के 300 सेंटीमोल प्रति किग्रा। और एवरेज में हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको एवरेज में कह सकते हैं 200 सेंटीमोल प्रति किग्रा। या तो हम 200 सेंटीमोल प्रति किग्रा लिख सकते हैं, या फिर हम 150 से लेकर के 300 सेंटीमोल प्रति किग्रा लिख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप पुट कर सकते हो। अगला है फिर हमारा, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन हमारा काफी अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है। धनायन विनिमय क्षमता को कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं? तो ध्यान रखना, एक तो कारक कौन सा प्रभावित करेगा? मृदा पीएच। कौन सा प्रभावित करेगा? मृदा पीएच।
दूसरी में अगर बात करूं कौन सा कारक प्रभावित करेगा, दूसरा कारक प्रभावित करेगा मृदा कार्बनिक पदार्थ, मृदा कार्बनिक पदार्थ। तीसरी अगर मैं बात करूं तो कौन सा कारक प्रभावित करेगा, मृदा सूक्ष्म जीव। तीन कारक आपको लिखने होंगे, मृदा सूक्ष्म जीव, यानी मृदा की दनायन विनिमय क्षमता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो अब आपको पता चल गया। एक तो मृदा पीएच है, एक मृदा कार्बनिक पदार्थ है, और एक क्या है, मृदा सूक्ष्म जीव है। ये हमारे अभी तक 10 प्रश्न हो गए कंप्लीट। मुझे लगता है 10 प्रश्न भी आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि काफी अच्छे तरीके से मैंने बताया है, परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताई है शॉर्टली करके। अब थोड़ा सा और नए चलते हैं अगले पॉइंट पर, और भी यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे। अगले अगर हम पॉइंट की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति किसे कहते हैं, मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति किसे कहा जाता है। अगर मैं मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति की बात करूं तो एक चीज आपको बता दूं, मृदा में जितने धनायन पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, धनायन विनिमय क्षमता। मैं आपको बता दूं, मृदा में टोटली जो धनायन होंगे इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे धनायन विनिमय क्षमता। अब धनायन दो प्रकार के होंगे, एक तो होंगे क्षार और एक होंगे अम्ल। क्षार और अम्ल, क्षार कौन कौन से होंगे, जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। अम्लीय कौन कौन से होंगे, जैसे हाइड्रोजन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये अम्लीय होंगे। यानी जो धनायन विनिमय क्षमता में धनायन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्षार होंगे आपके कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। अब धनायन विनिमय क्षमता में जितने क्षारीय धातु पाए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति। क्या कहा जाएगा, मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति। अब परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, हम परिभाषा लिखेंगे धनायन विनिमय क्षमता का, धनायन विनिमय क्षमता का जितना भाग क्षारों द्वारा संतृप्त होता है, क्षारों द्वारा संतृप्त होता है, वह मात्रा मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति कहलाती है, मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति कहलाती है। आपको पता चल गया मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति क्या है। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में जितने क्षारीय धनायन पाए जाते हैं वह मात्रा क्या है, वह मात्रा मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति है। लिखने का तरीका आपको पता चल गया, धनायन विनिमय क्षमता का जितना भाग क्षारों द्वारा संतृप्त होगा वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति। आगे अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति का सूत्र लिखिए। अब ये भी इंपोर्टेंट है, अगर हम मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति के सूत्र की बात करें तो क्या होगा, ये होगा संतृप्त क्षार की मात्रा, और संतृप्त क्षार किसमें से, धनायन विनिमय क्षमता में से। तो यहां क्या होगा, CEC गुणा क्या हो जाएगा 100। ये क्या हो गया, ये आपका मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति का सूत्र हो गया। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता ये हो गई, जितना भाग आ रहा है वो ये हो गया, प्रतिशत के लिए हमारा 100 आ गया। तो संतृप्त क्षार की मात्रा बटे CEC गुणा 100 क्या है आपकी मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति। अगला प्रश्न है हमारा, भस्म संतृप्त मृदा किसे कहते हैं, और यहाँ इंपोर्टेंट लगा लेना, भस्म संतृप्त मृदा, 2 स्टार लगा रहा हूं मैं यहाँ पर क्योंकि इंपोर्टेंट है। अब भस्म संतृप्त मृदा और प्रतिशत बेस संतृप्ति में बहुत अंतर है। भस्म संतृप्त मृदा किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं, जब किसी मृदा में कैल्शियम तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम भस्म संतृप्त मृदा। जनरली में कह सकता हूं, किसी मृदा की CEC का मतलब वही धनायन विनिमय क्षमता, CEC में कैल्शियम तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है
पाया जाता है तो वह मृदा भस्म संतृप्त मृदा कहलाती है। भस्म संतृप्त मृदा कहलाती है। ध्यान रखना, आपसे अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि भस्म संतृप्त मृदा क्या है, तो जब किसी मृदा की सीईसी यानी अगर किसी मृदा की धनायन विनिमय क्षमता या अगर किसी मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति में कैल्शियम तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा है, तब उसको क्या कहा जाएगा, तब उस मृदा को कहा जाएगा भस्म संतृप्त मृदा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आपको पूछा भी जाएगा भस्म संतृप्त मृदा किसे कहते हैं। तो क्लियर हो गया, जब किसी मृदा की धनायन विनिमय क्षमता या जब किसी मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति में कैल्शियम तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तब उस मृदा को क्या कहेंगे, तब हम उस मृदा को कहेंगे मृदा भस्म संतृप्ति यानी मृदा भस्म संतृप्त मृदा। ठीक है, पॉइंट क्लियर? 13 तक बिल्कुल क्लियर हो गया? 13 क्लियर? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आगे और भी क्वेश्चन है इसमें। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है धनायन विनिमय की क्रियाविधि लिखिए। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या है? धनायन विनिमय की क्रियाविधि आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में। धनायन विनिमय की क्रियाविधि लिखिए। अब चलिए, धनायन विनिमय की क्रियाविधि आपको कैसे लिखनी है, पहले तो आपको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम हमें कैसे बनाना है थोड़ा सा समझ लो। आपको एक तो बनाना है ऐसे करके बॉक्स। आपको क्या करना है, आपको एक ऐसे करके बॉक्स बनाना है। ठीक है, ऐसे करके मैंने एक बॉक्स बनाया। फिर इस बॉक्स में हमें करना क्या है, इस बॉक्स में फिर हमें ऐसे एक बनाना है। ये बन गया। ठीक है, और इसको आप कह दो मृत्तिका। ये क्या है? ये आपका मृत्तिका है। ठीक है, अब इस पूरे में क्या करो, आप प्लस वाले निशान बनाओ। पूरे में क्या करो, प्लस वाले निशान बनाओ। ध्यान रखना, पूरे में आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे करके प्लस वाले निशान बनाने हैं। यहां इसकी सतह पर थोड़े से ज्यादा बना दो। सतह पर क्या बना दो, थोड़े से ज्यादा बना दो, उधर कम कर दो। ऐसे मैंने इधर ज्यादा कर दिए और उधर मैंने कम कर दिए। अब एक काम और करना है फिर आपको, जो दूर आयन है, जो आयन दूर हैं उनके ऊपर गोला कर दो। सभी के ऊपर नहीं, कुछ कुछ के ऊपर क्या करना है आपको, गोला करना है। ठीक है, जैसे मैंने कुछ कुछ के ऊपर क्या कर दिया, गोला कर दिया। अब फिर नीचे क्या लिखोगे आप, नीचे लिखोगे पहले तो ये प्लस बराबर क्या है, ये है अधिशोषित आयन। क्या है? अधिशोषित आयन। ये तो अधिशोषित आयन हो गए। ठीक है, और एक क्या है, एक हमारा प्लस वाला है गोले में, प्लस वाला गोले में, और प्लस वाला गोले में क्या है, प्रतिस्थापित आयन। क्या है ये? प्रतिस्थापित आयन हो गया। ये आपकी धनायन विनिमय क्षमता की क्रियाविधि का चित्र हो गया कंप्लीट। अब लिखनी आपकी एक दो लाइन है। अब जो नीचे हमें लाइन लिखनी होती है वो क्या लिखनी होती है, थोड़ा सा समझ लो बस। जो धनायन विनिमय है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, पहली लाइन लिखोगे, यह विद्युत गतिकी सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत गतिकी सिद्धांत पर आधारित है। पहली लाइन आप लिखोगे कि धनायन विनिमय विद्युत गतिकी सिद्धांत पर आधारित है या इसकी व्याख्या विद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पर की जाती है। पहली लाइन तो ये होगी। दूसरी लाइन क्या लिखोगे, दूसरी लाइन लिखोगे इसके अनुसार, यानी इस सिद्धांत के अनुसार, इसके अनुसार धनायन किसी विलयन में, धनायन किसी विलयन में गति करते हुए दिखाई देते हैं। किसी विलयन में गति करते हुए दिखाई देते हैं। दो लाइन हो गई। पहली लाइन यह विद्युत गतिकी सिद्धांत पर आधारित है, दूसरा इसके अनुसार धनायन किसी भी विलयन में गति करते हुए दिखाई देते हैं। जब इस विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, जब विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, क्योंकि विद्युत गतिकी सिद्धांत पर आधारित है, ये इंपोर्टेंट लाइन है, विद्युत
अपघट्य मिलाया जाता है, जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो क्या होगा, तो पुराने आयन प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो पुराने आयन प्रतिस्थापित हो जाते हैं तथा नवीनतम आयन उनकी जगह अधिशोषित हो जाते हैं। इस तरह से धनायन विनिमय की क्रियाविधि संपन्न हो जाती है। तो ये आपका 3 नंबर का प्रश्न आएगा, धनायन विनिमय की क्रियाविधि लिखिए। तो पहले तो आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद ये लिखना है और 3 लाइनें आपको लिखनी है। पहली लाइन, धनायन विनिमय की क्रियाविधि विद्युत गतिकी सिद्धांत पर आधारित है। दूसरी लाइन, इस सिद्धांत के अनुसार धनायन किसी विलयन में गति करते हुए दिखाई देते हैं। तीसरी लाइन, जब इस विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो पूर्व आयन प्रतिस्थापित हो जाते हैं तथा नए आयन उनकी जगह पर अधिशोषित हो जाते हैं। इस तरह से धनायन विनिमय की क्रियाविधि संपन्न हो जाती है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। जैसे मान लो ये क्या था, ये एक विलयन था, इसमें आयन गति कर रहे हैं। जब हमने इसमें विद्युत अपघट्य मिलाया तो ये जो पुराने आयन थे ये तो दूर हो गए और जो नए आयन हैं वो इनकी जगह क्या हो गए, मृदा से चिपक गई। यही क्या है, यही आपका धनायन विनिमय। ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट चलूं, एक और क्वेश्चन है इंपोर्टेंट जो इस चैप्टर से हमें पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयन विनिमय का महत्व लिखिए। इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न है, आयन विनिमय का महत्व लिखिए और आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, आएगा ही एग्जाम में तुम्हारे में। आयन विनिमय का महत्व 1.5 नंबर का प्रश्न आएगा, 3 लाइनें आपको लिखनी होंगी। अब 3 लाइन कौन कौन सी हो सकती हैं आयन विनिमय के महत्व में, तो जनरली ध्यान रखना। सबसे पहली अगर मैं बात करूं आयन विनिमय का महत्व, तो पहली बात ये, आयन विनिमय के द्वारा क्या होता है, पादपों को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। क्या होता है, पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। आपको पता है पादप पोषक तत्व किस रूप में ग्रहण करते हैं, आयनों के रूप में। पोषक तत्व किस रूप में, आयनों के रूप में ही तो ग्रहण करते हैं। जैसे नाइट्रोजन को NO3- या NH4+, दोनों आयन है, तो हम कह सकते हैं कि पादपों को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। दूसरी में अगर बात करूं आयन विनिमय के द्वारा क्या होता है, दूसरी हम कह सकते हैं मृदा का सुधार होता है। क्या होता है, आयन विनिमय के द्वारा मृदा का सुधार होता है। जो भी आयन विनिमय की क्रिया होगी उसके द्वारा क्या होगा, मृदा का सुधार किया जाएगा। जैसे मान लो अम्लीय मृदा है तो उसमें कैसे आयन डालेंगे, क्षारीय आयन डालेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आयन विनिमय के द्वारा क्या होगा, आयन विनिमय के द्वारा मृदा का सुधार किया जाता है। 2 इंपोर्टेंट कार्य हो गए हमारे, पोषक तत्वों की प्राप्ति और एक क्या हो गया, मृदा का सुधार। एक तो मृदा का सुधार है, जल का भी सुधार होता है। आयन विनिमय के द्वारा क्या होगा, लवणीय जल का सुधार होगा। क्या होगा, लवणीय जल का सुधार। अगर मान लो हमारा जल लवणीय है तो उसका भी सुधार हम किसके द्वारा करेंगे, आयन विनिमय के आधार पर ही करेंगे। तो लवणीय जल का भी क्या होगा, इसके द्वारा सुधार होगा। तो ये क्या है, ये आपका आयन विनिमय का महत्व है। हम कह सकते हैं आयन विनिमय के द्वारा मृदा की उर्वरकता में वृद्धि होती है। क्या होता है, मृदा की उर्वरकता में वृद्धि, क्योंकि हम आयन विनिमय के द्वारा ही ये सारी क्रियाएं करवाते हैं। मेनली आपकी ये 2 कार्य हैं इसके, आयन विनिमय के द्वारा पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी, आयन विनिमय के द्वारा मृदा का सुधार होगा, और अगर हम बात करें लवणीय जल का सुधार होगा, और अगर हम बात करें मृदा की उर्वरकता में वृद्धि होगी। ये हमारा क्या हो गया, आयन विनिमय का महत्व हो गया। एक चीज आपको और पूछी जाती है, चलो मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, आपको मेरे क्वेश्चन का जवाब देना है और वो कमेंट में देना है। क्वेश्चन मेरा यह है, कितने प्रतिशत बेस संतृप्ति पर, कितने प्रतिशत बेस संतृप्ति पर मृदा सर्वाधिक प्रतिरोध प्रदर्शित करती है। चलो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। सर्वाधिक प्रतिरोध प्रदर्शित, मैंने बताया ना मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति बताया है, तो आपको इसका जवाब भी देना है मुझे। ये जवाब आप लोग कमेंट करके जाओगे, सारे जो स्टूडेंट हैं इसका जवाब मुझे कमेंट करके जाओगे, ठीक है। कितने प्रतिशत बेस संतृप्ति पर मृदा सर्वाधिक प्रतिरोध प्रदर्शित करती है, और कमेंट में आपको बताना भी है कि क्लास आपको कैसी लगी। सारे क्वेश्चन आपके हो गए, यही क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट्स PDF क्वेश्चंस के लिए ट्राई करते हैं, तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर हिमआयर आपको टाइप करना है। हिमआयर आप टाइप करोगे तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, वहां आप कोई से भी चैप्टर के नोट्स PDF मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो।
अगर आप 12th में 95% मार्क लाना चाहते हो, 95% या इससे ज्यादा, तो आप वहां से स्टडी मटेरियल ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए काफी है, बाकी चैनल पर बने रहिए। हम एग्जाम तक सारे ही चैप्टरों की जो तैयारी है वो करने वाले हैं। बस आपको अपने दोस्तों को जोड़ना है और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना है। थैंक यू।